संघर्ष से शिखर तक में हमारी आज की शख्सियत फोर्ब्स की फाइनेंस और वेंचर लिस्ट में टॉप 30 में अपनी जगह बना चुके हैं और वो भी सिर्फ 26 वर्ष की उम्र में। मिलिए डॉक्टर रितेश मलिक से, भारत में अपने तरह के पहले इनोवेटिव शेयरिंग वाले ऑफिस स्पेस इनोवेट के संस्थापक। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं और लेकर हाजिर हूं हमारा नया शो संघर्ष से शिखर तक। वो कहते हैं ना कि बिना संघर्ष के जो है कभी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन साहब की जो लाइनें हैं ये आज भी बहुत उत्तेजित करती हैं, बहुत उत्साहित करती हैं, बहुत रोमांचित करती हैं। और आप को रोमांचित करने के लिए हमारे साथ हैं श्री रितेश मलिक साहब, इनोवेट के फाउंडर हैं, संस्थापक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर रितेश मलिक। इनोवेट क्या है ये? इनोवेट एक माइंडसेट शिफ्ट है देश का। अगर हम देखें हमारे देश के अंदर 2028 के अंदर हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। हमारी जो आबादी है 2028 में चाइना को भी आगे हम लोग चले जाएंगे। वी विल बी द मोस्ट अनएम्प्लॉयड नेशन इन द वर्ल्ड। तो हम लोगों ने ये देखा, हम जो जॉब क्रिएटर्स की बात करते हैं वो कैसे आएगा? वो तभी आ सकता है जब हम लोग हमारा जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का जो हमारा तबका है देश का, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, उन सब के ऊपर हम फोकस करें। हम उन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दें। हम उनको कहें कि आप क्यों ब्रेन ड्रेन करके बाहर जाते हैं? आप क्यों फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करते हैं? आप अपने खुद की फेसबुक हमारी कहाँ है? हमारे खुद का गूगल कहाँ है? और या तो ऐसा हो कि हमारे पास आईक्यू की कमी हो, या ऐसा हो कि हमारे पास टैलेंट की कमी हो, या ऐसा हो कि हमारे पास कैपिटल की कमी हो। हमारे पास सब कुछ है। हमने आज तक, जो मुझे लगता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, हमें गुलामी सिखाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता है कि लॉर्ड मैकियावेली का जो एजुकेशन सिस्टम है आज भी चल रहा है। बिल्कुल। और बाबू बनाने के लिए हम बच्चे पैदा करते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमने है ना अपने आप को चेंज नहीं किया। अगर आप हमारी किताबें देखें वही चीजें चलती आ रही हैं। और मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा फंडामेंटल बेसिस है एक इकोनॉमी का, वो एजुकेशन सिस्टम है। तो हम इनोवेट में हम लोग एक मैसिव इनफॉर्मल तरीके की एजुकेशन लेके आ रहे हैं देश के अंदर, जहां पे थ्रू कम्युनिटी हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप आओ, हमारा इकोसिस्टम ज्वाइन करो और खुद के बिजनेसेस बनाओ, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे पास हों चाहे फेल हों, कोशिश तो करो एटलीस्ट आके। तो हमने बहुत छोटे मिशन से चालू किया था। हमने कोई 100 सीटों का एक छोटा सा कनॉट प्लेस के अंदर ऑफिस बनाया था। और जब चालू किया था तो समझ ही नहीं आया था कि वो कैसे होगा, क्या होगा। बट 4-5 प्रिंसिपल्स बहुत क्लियर थे कि देश के अंदर अच्छा ऑफिस एकदम सेंटर पे होना चाहिए। तो हमारे दिल्ली के लिए कनॉट प्लेस, गुड़गांव के लिए साइबर हब, बॉम्बे के लिए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बैंगलोर के लिए कोरमंगला, नोएडा के लिए फिल्म सिटी, सबसे सेंट्रल जगह पे एक ऐसी जगह जो एक्सेसिबल हो सबके लिए। सेकंड वो ये था कि आप ऐसा बनाएं कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेस को भी आप बीट कर जाएं। बहुत सुंदर ऑफिसेस बनाएं ताकि लोगों का मन करे। हम जो कहते हैं इंग्लिश में कि इंडियंस आर गारफील्ड्स। हमें ना मंडे से डर लगता है। हमें लगता है यार वीकेंड एंड आ गया तो बहुत खुशी हो जाती है, और मंडे से बड़ा डर लगता है। तो हमने कहा हम ऐसा क्या करें कि बच्चों को ये लगे, या जो अपना बिजनेस चलाना चाह रहे हैं उनको ये लगे कि यार काश मंडे आ जाए। और उसमें हमने देखा ऑफिस एनवायरनमेंट का बड़ा फर्क पड़ता है। बड़ा अच्छा ऑफिस एनवायरनमेंट होना चाहिए। अच्छा, आप मानेंगे नहीं, मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज उनके पास अच्छा वाईफाई ही नहीं होता है। तो हमारा टेक किया अच्छा वाईफाई, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे सर्वर्स, अच्छी कम्युनिटी, लोगों को इकट्ठे लेके आए। और बड़े सारे हमने इंस्टेंसेस देखे जहाँ पे 2 बच्चे इकट्ठे ऊपर छत के ऊपर बैठे हुए थे और आइडिया आया और दोनों ने इकट्ठे कंपनी बना के वो कंपनी 1 साल के बाद ये 15 करोड़ की बेच भी दी। तो हमने ये देखा कि देश में बहुत पोटेंशियल है और देश के बच्चों को बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक फिजिकल प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे वो आए, बात करें, लोगों से सीखें और अपने खुद की कंपनीज बनाएं। कितने साल के हैं आप? मैं 29 का हो गया। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतना बड़ा बड़ा सेटअप करना, ये जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन कहाँ से आया? क्योंकि जब भी आप संघर्ष कर रहे होते हैं, शिखर पर पहुँचने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, तब जो सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है
वो किसी भी ह्यूमन के भीतर होता है। जब हम ह्यूमन बिहेवियरल पैटर्न की बात करते हैं तो फियर ऑफ चेंज और लैक ऑफ इनिशिएशन, ये दो ऐसी ड्राइव होती हैं, ये हर ह्यूमन बीइंग में होती हैं जो आपको कुछ नया करने से रोकता है। इन दोनों लैक ऑफ इनिशिएशन और फियर ऑफ चेंज को बढ़ाते हैं आपके फैमिली मेंबर्स। आप तो डॉक्टर हैं, आपके घर वालों ने भी बहुत पैसे खर्च किए होंगे, बहुत मेहनत की होगी, वो चाहते थे कि आप लोगों का इलाज करें, आपका अपना क्लिनिक हो, तो ऑल ऑफ सडन सारा कुछ छोड़ के और आप इस डगर पे आगे बढ़े, तो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड? आपने दो बहुत प्यारी बातें बोली। एक आपने कहा कि फियर ऑफ चेंज और एक आपने कहा फियर ऑफ इनिशिएशन, लैक ऑफ इनिशिएशन। बहुत बढ़िया बातें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप मेरी कहानी देखें, हम लोग एक बहुत छोटे पंजाबी गांव से हैं जिसका नाम है खन्ना। मेरे परिवार में अगर आप डॉक्टर नहीं है तो आप कुछ नहीं है। हमारे परिवार में 37 डॉक्टर हैं। मेरे माता पिता, ज्यादातर लोग देश के बाहर हैं, कनाडा चले कनाडा चले गए। तो हमारे यहाँ पे मैं अपने मम्मी पापा के पास गया और मैंने कहा मुझे डॉक्टरी नहीं करनी। तो दादा दादी सब लोग, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सब लोग आ गए और उन्होंने कहा डॉक्टरी क्यों नहीं करनी और क्या करें। तो बट फिर फाइनली बिकॉज उस टाइम पे खुद पे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो मेडिसिन की ऑल इंडिया कोटे से सिलेक्शन हुआ। तो काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप पे एक देश की एक गांव है जिसका नाम है तेनी, तमिलनाडु के अंदर। तो मैं 5.5 साल तेनी में था। वो मेरे लिए एक बहुत मैसिव चेंज साबित हुआ, क्योंकि वहाँ पे हम बात करते हैं जो यहाँ पे हम बेसिक लग्जरीज की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि वाईफाई होना चाहिए, हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। वो एक ऐसा गांव है जहाँ पे 19 घंटे बत्ती ही नहीं आती है। वो एक ऐसा गांव है जहाँ पे लोग चप्पल नहीं पहनते हैं। वो एक ऐसा गांव है, दैट्स द हॉटस्पॉट फॉर एड्स इन द कंट्री। और मैंने ये देखा एज अ डॉक्टर मैं 100 मरीज देख सकता हूँ, बिकॉज एज अ डॉक्टर यू आर ट्रेडिंग योर टाइम, आप अपने समय को बेच रहे हैं। बट अगर आप टेक्नोलॉजी के माध्यम का इस्तेमाल करें या आप स्केल का इस्तेमाल करें, आप मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो उस समय मैंने ये डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, बिकॉज एक डॉक्टर 100-200 मरीज से ज़्यादा एक दिन में देख ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैंने हेल्थ केयर को टेक्नोलॉजी के थ्रू डाल दिया, या अगर मैंने कोई भी प्रोडक्ट जिसमें मुझे पैशन है टेक्नोलॉजी के थ्रू डाल दिया, तो हम मास स्केल पे काम कर सकते हैं। और अगर आप देखें कभी भी सक्सेस या इम्पैक्ट आएगा वो स्केल के ऊपर आएगा। तो मुझे एक फंडामेंटली एक मेरे दिमाग में बहुत क्लियर सी बात थी कि जो भी करूँगा, चाहे छोले भटूरे बेचूंगा लेकिन हल्दीराम बन के बेचूंगा। अगर जो भी करूंगा वो स्केल पे करूंगा। अगर आज कोवर्किंग भी कर रहे हैं हम लोग, आज 6000 मेंबर्स के ऊपर हैं, हम 2 लाख से कम पे नहीं मानेंगे। और 2 लाख जब मेंबर्स होंगे तब आप देखिए 6000 मेंबर्स के ऊपर हम लोग इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इतने सारे स्टार्टअप्स हमारे यहाँ से आए और बड़े हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इम्पैक्ट है ना, ये देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये एक छोटी सी दास्तां है। घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं आया? पापा ने, मम्मा ने, भैया ने, बहन ने, दादी माँ ने कभी प्रेशर किया हो? सो प्रेशर थोड़ा सा, जैसे आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि फियर ऑफ चेंज बहुत ज़्यादा होता है। हम हमारे देश के अंदर, मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ कहता हूँ जिसको कहते हैं एशियन पेरेंट सिंड्रोम। इंडिया और चाइना के अंदर और हम सिक्योर पेरेंटिंग में जाते हैं, जिसको हम कंगारू पेरेंटिंग कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम बच्चे को वही करवाएंगे जो हमें आता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि बच्चा वाइल्ड वर्ल्ड में जाएगा तो पता नहीं उसका क्या होगा, क्या। और ये एक इमोशन ऑफ पेरेंटिंग हमारे डेवलपिंग नेशंस में बहुत कॉमन है। ये वाली चीज़ बदलती जा रही है। और जब मैं अपने माता पिता के पास गया तो उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वहाँ पे होता क्या, उनको पता ही नहीं है टेक्नोलॉजी होती क्या है। वो डरते हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी में जाएगा इसको कुछ आता ही नहीं। एटलीस्ट मेडिसिन में तो मेरे पास एक अस्पताल है, एक क्लिनिक है, मैं 50 मरीज देखता हूँ, ये 100 देखेगा, इसका बेटा 150 देखेगा। तो उनको वो वाली चीज़ एक बहुत और सम्मान का बिजनेस होता है। कई लोगों को देखते हैं, गाँव से लोग आते हैं, डॉक्टर साहब की जय करते हैं, पैर छूते हैं, पैसे आते हैं। तो आज हमारी जो एजुकेशन है मलिक साहब, वो तो केवल पैसों पर ही आधारित है कि हम पढ़ते और पढ़ाते इसीलिए कि भाई लड़का कल कुछ 2 पैसे लेकर आएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो उस फिनोमिना को तोड़ा कैसे आपने? वो कितना मुश्किल था? वो कठिन था, बट मेरे जो फादर हैं वो उनको मुझ पर बहुत बिलीफ है, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। तो उन्होंने कहा कि तुझे जो करना है तू कर, और उन्होंने मुझे एक टाइम दे दिया कि इतना टाइम है, इसमें जो कर सकते हो तुम करो, और अगर इसमें कुछ अच्छा होता है तो डेफिनेटली इसको आगे करो। मेरे फादर बड़ी एक अच्छी चीज़ कहते हैं अगर काम में मज़ा ना आए तो उस काम का कोई फ़ायदा नहीं है।
चाहे पैसे थोड़े कम कमा लें। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे जो फादर ने मेरे को बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई, कहते हैं नौकरी कभी मत करना, नौकरी बनाने वाले बनो। वो बहुत ज़्यादा, अगर आपने आज हम एज अ ग्रुप कोई लगभग 600 लोगों को के साथ हम लोग काम करते हैं, 600 लोग हम एम्प्लॉय करते हैं, तो मैं यही देखता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगर हम जैसे 10,000 लोग हो गए तो आप देखिए ना 600 इंटू 10,000 इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और जब 97-98 में हम सिविल की तैयारी करते थे तो उस दौर में प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका में एक चीज़ हमने पढ़ी कि अगर आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन है तो आप बहुत आगे जाते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। जैसे अगर आप सिंगर हैं तो आप वॉशरूम में तब भी आप गाने का रियाज कर रहे हैं, लेटे हुए हैं तब भी आप रियाज कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं तब भी गाना गा रहे हैं, तो आपको मज़ा आता है और वही आपका प्रोफेशन है। तो आप घर से लेके स्टूडियो तक जाते जाते 2-4 गानों का रियाज करते हैं और वहाँ जाके परफेक्ट शॉट देते हैं, तो उसमें आपको मज़ा आता है। जैसे आज हम जर्नलिस्ट हैं, हमने MBA किया, लॉ किया, लेकिन लगा कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है। एक दवा कंपनी में काम करते थे तो अचानक से छोड़ के रात के 1:30 बजे इस्तीफा दिया और फिर पत्रकार बनने दिल्ली आ गए, मुंबई आ गए। तो जो जिस चीज़ में मज़ा आए वो काम करना चाहिए, लेकिन उस हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है, उस मज़े की कॉस्ट होती है। कई बार आप उस मज़े की कॉस्ट अपने परिवार की खुशियों को जो है वो कंपनसेट करके निकाल पाते हैं। कई बार आपकी फैमिली सफ़र करती है। मेरा एक IPS दोस्त है, उसने IPS से इस्तीफा इसलिए दिया कि उसको मज़ा नहीं आ रहा था और अब वो डेयरी फार्म चला रहा है बिहार के गाँव में, तो वो उसका मज़ा है। लोग यहाँ IAS और IPS बनने के लिए परेशान रहते हैं, वो छोड़ के वो भैंस पाल रहा है और बकरी पाल रहा है, उसमें उसको मज़ा आता है। एक टेलीविज़न जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी सीनियर हुआ करते थे, उन्होंने अचानक ऑल ऑफ सडन इस्तीफा दे दिया और अब उत्तराखंड के एक गाँव में जिम कॉर्बेट के बाजू में उन्होंने अपना एक हट बनाया हुआ है 4 कमरों का और वो अपनी हॉबी को पूरा कर रहे हैं। तो शौक बड़ी चीज़ है, विज्ञापन भी आता है, लेकिन आपने अपने शौक को पूरा करने के लिए क्या क्या खोया? मुझे ऐसा लगता है कि शौक के लिए कभी भी अपना करियर तबाह नहीं करना चाहिए। ये मुझे ऐसा लगता है कि एक वेन डायग्राम है जिसमें वो कहता है कि 3 चीज़ें होनी चाहिए आपके करियर के अंदर। व्हाट डू यू डू वेल, कोई एक ऐसी, हम सब के अंदर जो हम कहते हैं हमारा जो थंबप्रिंट है बड़ा सेंसिटिव होता है, मेरा और आपका थंबप्रिंट डिफरेंट होगा, उससे 10,000 गुना ज़्यादा सेंसिटिव ब्रेन प्रिंट होता है। हम सब के अंदर कुछ ना कुछ भगवान ने ऐसा डाला हुआ है जो मुझ में है वो आप में नहीं है, जो आप में है वो मुझ में नहीं होगा। तो व्हाट आई डू वेल, आप अपनी आप को तराशिए, आप देखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप बाकी सबसे बेहतर कर सकते हैं। दूसरा जो वेन डायग्राम का सर्कल है वो है व्हाट आई वांट टू डू, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप चाहते हैं करना। और तीसरा है व्हाट विल पीपल पे फॉर। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, व्हाट आई डू वेल एंड व्हाट आई वांट टू डू को मिक्स करके गिटारिस्ट बन जाते हैं। व्हाट विल पीपल पे फॉर, पैसा बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीज है, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे अगर आप छोटा बिजनेस बनाएंगे और उसमें अगर आप सिर्फ अपना शौक पूरा कर रहे हैं, उसमें आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है ये तीनों का मिश्रण होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ, स्कूल जाता हूँ, और बहुत सारे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो पूछते हैं कि आप पैशन कैसे बताएंगे बच्चे का। तो मैंने कहा हमारा एजुकेशन सिस्टम पैशन बता ही नहीं सकता। पैशन है ना, कभी भी आप मेरे को कोई अपने बच्चे की किताब दे दीजिए जिसमें वो अपने नोट्स बनाता है, पहले पन्ने पे बड़ी सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग होती है, ऊपर ओम या उसका अपना रिलीजन की चीजें होती हैं, आगे जाते जाइए तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर हैंड राइटिंग लिख रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब अब हैंड राइटिंग होती जाती है। वहां पैशन नहीं आएगा। आप आखिरी पन्ना खोलिए, जब टीचर वहां पे कुछ बोल रहा है और बच्चे का ध्यान नहीं है और वो वहां पे रॉकेट बना रहा है, वो पैशन है। वहां से आप बता सकते हैं कि बच्चे के दिमाग में क्या है, वो जानना इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे देश का सबसे बड़ा एजुकेशनल कैटास्ट्रॉफी ये है कि हम बता ही नहीं पाते बच्चे का पैशन क्या है। बच्चा कॉलेज तक हुआ आता है, उसके बाद उसको समझ में आता है मेरा पैशन तो ये था। पता है आपको इस देश की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? मैंने कहीं पढ़ा हुआ था कि इस देश में 85% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो वो जॉब कर रहे हैं उसके लिए या तो उनके मन में योग्यता नहीं है, या तो उनके मन में इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करना है, क्योंकि शाम के 2 पैसे घर लेकर जाने और घर पालना है। वो उनकी उसमें हॉबी नहीं है, उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, या तो वो उसके योग्य नहीं है। तो क्या आपने अपने जीवन में इन कमियों को दूर करने के लिए इस प्रोफेशन को चुना? अब मुझे ऐसा क्योंकि आप तो डॉक्टर के योग्य थे तभी आप डॉक्टर बने, लेकिन आपने डॉक्टर बन के मरीजों को ना देखने के बजाय ये ऑफिस स्पेस डेवलप करना शुरू किया, को वर्किंग का एक नया कॉन्सेप्ट आप इंडिया में लेकर आए, और अभी हमने आपका ऑफिस देखा फिल्म सिटी में, बड़ा मजा आया। मन किया कि ऐसे ऑफिस में हम लोग भी शिफ्ट हो जाएं। अच्छा लगता है, वही जो आपने कहा कि अच्छा लगना जरूरी है। और हमने MBA में पढ़ा एक हार्थरोन इफेक्ट होता है कि वहाँ पे लाइट और स्पेस एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने में। तो क्या आप उस विचार को ही लेकर आगे बढ़े?
जब चालू किया तो आप कहाँ से घुसते हैं और कहाँ जाते हैं वो कोई नहीं बता सकता। तो जब चालू किया, वैसे तो मैंने एक टेक्नोलॉजी कंपनी चालू की थी, उसको हम लोगों ने बेचा, उससे जो थोड़ा बहुत पैसा आया उससे हम लोगों ने स्टार्टअप्स में पैसा डालना चालू किया। वहां से हमें पता चला 26 कंपनियों में पैसा डालने के बाद कि ये 26 कंपनियां सब लोग अच्छा ऑफिस स्पेस ढूंढती थी, तो वहां से ये बन गया। यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो एक वॉयजर होता है जो जिसको हम कहते हैं, जिसको जैसे कोलंबस था। ब्यूटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स लाइक अस इज द फैक्ट दैट हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। हमने क्या है, कश्ती निकाल ली और चलना जरूरी है। आप रुक नहीं सकते, और जो है उसको एंजॉय कीजिए। बिल्कुल। और मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। बहुत लोग कहते हैं कि क्या आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए पैसा आपके बिजनेस में जनरेट कैसे होगा, लेकिन मनी कैन नेवर बी द फल्क्रम ऑफ बिजनेस। मनी हैज टू बी अ बाय प्रोडक्ट। पैसा ऐसी चीज है, आप जितना भागेंगे वो आपसे उतना दूर भागेगा। आप अपने आप को योग्य बनाइए। बहुत सारी, कल भी मैं परसों में एक अडोबी का सेशन ले रहा था, उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ 150 एग्जीक्यूटिव्स थे। उन्होंने पूछा कि मनी कैसे कमाया जाए। का एक ही तरीका है, मनी कमाने के लिए आप अपनी योग्यता बढ़ाओ, आप अपनी स्किल्स बढ़ाओ। अब हम एक ऐसे एरा में जा रहे हैं जो इतना फास्ट, हर 2 साल में इंडस्ट्री चेंज हो रही है। अच्छा, कुछ फैमिली के बारे में बात हो जाए। फादर क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं घर में, माता जी क्या करती हैं? क्योंकि जब आप बार बार 2-3 बार आपने इस इंटरव्यू में फादर का जिक्र किया, उनके द्वारा मिल रहे सपोर्ट का जिक्र किया, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि जब ऐसे मौक़ों पे जब पूरी फैमिली अगेंस्ट हो जाती है बाय एट लार्ज, तो एक शख्स फैमिली में जो आपको सपोर्ट करता है। मेरे पिताजी पीडियाट्रिशियन है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और मेरी मम्मी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, और मेरी एक छोटी बहन है, वो भी डॉक्टर बन रही है। उसको 2 महीने के बाद उसको अपनी डिग्री मिल जाएगी, और मेरी वाइफ भी डेंटल सर्जन है। तो हमारे परिवार में सब लोग, और हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, पूर्वी दिल्ली में रहते हैं, और दादा दादी हैं, और हम तो वो भी डॉक्टर हैं। मेरे दादाजी PhD डॉक्टर हैं। मेरी दादी माँ हेडमिस्ट्रेस थी सेंट्रल स्कूल में। तो अगेन अब आगे जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना देखा, जब सरकार बनी तो बहुत बड़े बड़े वायदे किए गए कि रोज़गार देंगे। उसके बाद अब वो थोड़ा मॉडिफाइड होके सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमने तो स्वरोजगार देने की बात की थी, हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की थी, हमने नौकरी और रोज़गार दोनों को आप एक साथ लेके नहीं चल सकते। केवल नौकरी की बात नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप नौकरी देने वाले बने। तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने जो ये बातें कही, आप अपने इस प्रयास से उसको भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्या, उसको भी आगे लेकर चल रहे हैं क्या? क्योंकि देश की ज़रूरत इस वक्त यही है। कैसे बहुत से एंटरप्रेन्योर सामने आए, बहुत से स्टार्टअप सामने आए जो नौजवानों को रोज़गार दें। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं पर्सनली बहुत एपॉलिटिकल हूँ, ना मुझे बीजेपी ना कांग्रेस। मुझे जो एक चीज़ अच्छी लगती है मोदी जी में, वो ये है कि एज अ पर्सन एटलीस्ट एक इनिशिएशन की। आज से पहले कोई भी बजट के अंदर स्टार्टअप इंडिया की कभी बात नहीं हुई। स्टार्टअप्स को कभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं लेके आए। और माने या ना माने, आने वाले 10 साल के अंदर, अब पहले क्या होता था, जब लोग एक दूसरे के अपने बैचमेट से बात करते थे कॉलेज के बाद, कहाँ ज्वाइन किया, कोई कहता था मैंने ENY ज्वाइन किया, कोई कहता था मैंने रिलायंस ज्वाइन किया। आज जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, वो कहते हैं यार अच्छा मैं ओयो में काम कर रहा हूँ या मैं पेटीएम में काम कर रहा हूँ। आप देखिए छोटे छोटे लड़कों ने, मेरे को लगता है, आपने कहा कि मेरी उम्र कम है, मैं रितेश अग्रवाल को देखता हूँ, ओयो का जो फाउंडर है, 25 साल कल उसके पूरे हुए हैं, और देखिए कितनी बड़ी कंपनी बना दी। मुझे लगता है मैं लेट हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टार्टअप का जो पूरा फिनोमिनन है ना, देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऑब्वियसली जो उन्होंने वादे किए थे, ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इन प्रोसेस हैं। बट जो पिछले 3-4 साल के अंदर हुआ है स्टार्टअप इंडिया को लेके, जो एक मोटिवेशन आई है, और अगर आप देखें कितना कैपिटल अमेरिका से, चाइना से इंडिया में डिप्लॉय किया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ी जीत है हमारे देश के स्टार्टअप मूवमेंट के लिए। कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में? कितने लोग ऐसे हैं जिनको आपने रोजगार दिया हुआ है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? तो कुल मिला के अगर हम लोग डायरेक्टली देखें तो लगभग 175 लोगों को हम लोग इनोवेट के थ्रू रोजगार हमने दिया हुआ है। और इनडायरेक्टली देखें तो हमारे साथ कोई लगभग 550 से ज़्यादा कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं। और
उनके पता नहीं हमारे साथ रिलायंस की कंपनीज बैठती हैं, हमारे साथ पेटीएम जैसी कंपनीज बैठती हैं, हमारे साथ बहुत छोटे फ्रीलांसर्स बैठते हैं, स्टार्टअप्स बैठते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बैठते हैं। तो हम सेक्टर एग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म है जिसको इनोवेशन अपनी कंपनी में लेके आनी है, चाहे वो फॉर्च्यून 500 कंपनी हो, चाहे वो एक आदमी का फ्रीलांसिंग स्टार्टअप हो, वो हमारे पास आए और वो कम्युनिटी पे प्लग कर ले अपने आप को। और आप ये देखिए, ऑफिस ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था, लोग अपना पैसा लगाएं ऑफिस में, फिर 9 साल की लीज करें। हमने कॉन्सेप्ट पूरा चेंज कर दिया। आपको 3 लोगों के लिए ऑफिस चाहिए, आप 3 लोगों के लिए लीजिए। अगले महीने एक आदमी फायर हो रहा है, आप 2 पे आ जाइए। आप क्यों पे करें अपने आप को? सो आई थिंक ऑफिस का जो कैपेक्स हेडेक था ना, वो हमने उसको ऑपेक्स बना दिया। और उससे क्या हो गया, लोग अपने बिजनेस के वर्किंग कैपिटल में ज्यादा पैसा डालें, बशर्ते वो अपने ऑफिस स्पेस और इन सब के अंदर पैसा डालें। चार्जेस क्या है अगर किसी एक एंटरप्रेन्योर को आपके यहाँ फिल्म सिटी की इस बिल्डिंग में जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पे अगर ऑफिस लेना है तो क्या कैसे चार्जेस होते हैं? 8,000 से हमारा प्राइस चालू होता है और 14,000 तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा ऑफिस। 8,000 प्रति सीट, पर सीट पर मंथ, पर सीट। ठीक है। क्या क्या फैसिलिटीज अपन देते हैं? सब कुछ। आप ये मतलब इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है। आपकी कॉफ़ी, चाय, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, 24 आवर एक्सेस, आपको बिजनेस के लिए कम्युनिटी इवेंट्स, इन लोगों से मिलना, नेटवर्किंग इवेंट्स, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। और अगर शायद थोड़ा नॉमिनल फी और दीजिए, आपको खाना चाहिए, खाना नीचे लगा होता है। सो द आइडिया इज दैट एक आदमी, अगर आप देखें हमारा दिनचर्या कैसा होता है, 24 घंटे में से 7 से 8 घंटे हम सोते हैं। 8 घंटे हमने देखा लोग ऑफिस में स्पेंड कर रहे हैं। आप ये देखिए 16 घंटे जो हम जगते हैं उसमें से 8 घंटे 50% ऑफ द टाइम हम ऑफिस में होते हैं। और ऑफिस अनइंस्पायरिंग थे। अगर आप किसी ऑफिस में जाते पहले तो आपको मन ही नहीं करता यहाँ बैठने का, कहीं पान की थूक लगी हुई है कहीं तो हमने कहा ऑफिस ऐसी जगह, ऑफिस है ना मंदिर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफिस ऐसी जगह है जहाँ काम होता है, जहाँ से पैसा, देश का पैसा बनता है, जहाँ से जीडीपी स्ट्रांग होती है। ऑफिस इसको चेंज करना है। वर्क इज वर्शिप। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। मैं भी आप जॉब पूरा छोड़ दीजिए। बहुत मजा आया डॉक्टर मलिक आपसे बात करके। और उम्मीद है कि जिन लोगों ने आपका इंटरव्यू देखा होगा टेलीविजन पे, 3 DTH पे, डिजिटल पे, रिलायंस जियो पे, बाकी चीज़ों पे, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में, सबसे आखिरी हिस्से में, अगर हमारे 19 करोड़ दर्शकों के सामने आप कोई संदेश देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें, तो कैमरा आपकी तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत ही ज़्यादा कीमती तोहफा है। हम देयर इज अ चांस ऑफ 1:84 ट्रिलियन कि आप एक ह्यूमन बीइंग बनेंगे। 84 ट्रिलियन एक बहुत ज़्यादा कम प्रोबेबिलिटी है कि आप अगले जन्म में ह्यूमन बीइंग बनेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट तोहफा है और उसके लिए है ना जिंदगी कभी वापस नहीं मिलेगी। और ये जो समय है ना, दिस इज द यंगेस्ट यू विल एवर बी। जो भी करना है ना, जो दिमाग में है, चाहे वो ये है कि रोबोट बनाना है ना, ये मत सोचिए कि कैसे बनेगा, कूद जाइए। स्टार्टिंग, जैसे आपने बड़ी एक अच्छी बात कही कि लैक ऑफ इनिशिएशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप है ना सोचिए मत, अपना काम चालू कीजिए और कोशिश करने के लिए, जो कोशिश करता है ना, वो चाहे जीते चाहे हारे, वो बाजीगर ही कहलाया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर से जुड़ने के लिए डॉक्टर मलिक। उम्मीद करेंगे जो आपके प्लान्स हैं, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो आपके सपने हैं, वो सारे पूरे हों। हम और हमारे 19 करोड़ दर्शकों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आपको भी अच्छा लगा होगा इंटरव्यू, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। जाने के पहले केवल 4 लाइनें मैं ज़रूर डॉक्टर मलिक जैसे नौजवानों के लिए कहना चाहूँगा। ये मुझ पर भी लागू होती हैं, ये हमारे जीवन का भी दर्शन है। वो ये कि जो पहचान सके ना स्वयं को, उसकी हर पहचान अधूरी। जिसमें दर्द ना हो जीवन का, वंशी की वो तान अधूरी। और पीड़ा यानी दर्द, पीड़ा के आंचल में पल कर होता हर विश्वास सुनहरा। और जो ना आंसू से जन्मी हो, वैसी हर मुस्कान अधूरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगले हफ्ते फिर किसी खास शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। आप देख रहे हैं और देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।